हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी से संबंधित 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इन तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जिन बच्चों ने इन वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं ईदगाह शीर्षक कहानी के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह मैं हर बात को आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप भी लिखने का अभ्यास बनाए रखें। जितना पढ़ना जरूरी है उतना लिखना भी जरूरी है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से एक अनाथ बालक के स्वभाव को चित्रित करने के साथ तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग व निम्न वर्ग की स्थिति को भी दिखलाया है। यानी ईदगाह शीर्षक कहानी में हामिद के बारे में तो बतलाया ही है, इसके साथ ही साथ हमारे समाज के जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो भेदभाव है इसे भी इस कहानी में दिखलाया गया है। साल भर के इंतजार के बाद ईद का त्यौहार आता है, परंतु गांव के लोग इतने गरीब हैं कि ईद की खुशी मनाने के लिए पैसों के लिए चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि यदि चौधरी आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी गांव में रहने वाले गरीबों की कितनी दयनीय स्थिति है कि ईद जैसे त्यौहार को मनाने के लिए भी उन्हें उधार लेने किसके पास जाना पड़ता है? चौधरी कायम अली के पास। और यदि कायम अली उन्हें पैसा ना दे तो इन लोगों की सारी खुशियाँ जो है दुख में परिणत हो जाएगी। इसलिए कहा गया है ईद मुहर्रम में तब्दील हो जाएगी। ईद का मुहर्रम होना अर्थात सुख का, खुशी का दुख में बदल जाना। तो इस तरह के मुहावरों का प्रयोग जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाया है कि तत्कालीन समाज में एक तरफ कुछ लोग चौधरी कायम अली की तरह इतने धनी हैं कि अपने खुशी के लिए पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अत्यंत गरीब है। दादी अमीना जैसे लोग भी हैं जो ईद के दिन भी आंसू बहा रहे हैं। ईदगाह के मेले में जाने के लिए बड़े कष्ट से 3 पैसे का इंतजाम कर पाती है। उसके घर तो अनाज का भी दाना नहीं है। उसके बेटे बहू की पहले ही मौत हो गई है। अब वह अपने पोते हामिद को अपने साथ रखकर किसी प्रकार जीवन यापन कर रही है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में यह बतलाया है कि एक तरफ हमारे समाज में चौधरी कायम अली जैसे ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं जो अपनी खुशी के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। ठीक उसी समाज में दादी अमीना की तरह कुछ गरीब लोग भी रहते हैं जिनका जीवन गुजर करना बड़ा कठिन है। किसी तरह से दूसरों के कपड़े को सिलकर वह अपने पोते और खुद का भरण पोषण कर रही है क्योंकि उसके बेटे और बहू की मौत हो चुकी है। मुंशी प्रेमचंद ने बालक हामिद के बाल स्वभाव, समझदारी को बखूबी दिखाया है। समय व परिस्थिति किस प्रकार एक अनाथ बालक हामिद को परिपक्व बना देती है, इस सत्य को मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी का उद्देश्य यह भी है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस बात को बतलाया है, इस सत्य को बतलाया है कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु जो है बचपन में हो जाती है, जिन बच्चों के माथे पर से उनके माता पिता का साया हट जाता है, वे बच्चे कम उम्र में ही काफ़ी समझदार हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा खिलौना व मिठाई से लगाव रखता है और उसके लिए जिद करता है। यह एक छोटे बच्चे का स्वभाव है कि छोटा बच्चा खिलौना और मिठाई के लिए जिद करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ हामिद में ठीक इसका विपरीत यानी उल्टा देखते हैं। परंतु हामिद इसमें इन सब के लिए पैसे खर्च करना को व्यर्थ समझता है। वह इतना समझदार बन गया है कि स्वयं को काबू में रख लेता है। इतना ही नहीं, जब वह मेला में लोहे की दुकान में चिमटा देखता है तो तुरंत यह निर्णय लेता है कि वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदेगा, क्योंकि उसने देखा है कि गर्म तवे से रोटी उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती हैं। वह दादी की पीड़ा को अनुभव करता है। तो इस कहानी में हम लोग देख रहे हैं कि हामिद जैसा छोटा बच्चा 4-5 साल का बच्चा है, लेकिन वह दूसरे के दुख को अनुभव कर रहा है क्योंकि वह समझदार बन गया, परिपक्व बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि उसके माथे पर से माता पिता का साया हट चुका है। वह काफ़ी जिम्मेदार बन गया है। इस वजह से दादी के दर्द को अनुभव करता है और मेला जब घूमने जाता है तो दादी के दिए गए 3 पैसे को खर्च नहीं करता है। वह न खिलौना खरीदता है न मिठाई खरीदता है। लेकिन जब लोहे की दुकान पर एक चिमटा को देखता है तो तुरंत उसे दादी का कष्ट याद आ जाता है कि अरे मेरी दादी का हाथ तो जल जाता है। जब वे गर्म तवे से रोटी उतारती हैं, निकालती हैं, तो दादी का हाथ की उंगलियां जो है, दादी के हाथ की उंगलियां जल जाती है। इससे दादी को बड़ा कष्ट होता है। तो दादी के कष्ट को अनुभव करके वह तुरंत निर्णय लेता है कि वह दादी के लिए चिमटा खरीदेगा। तो यह दिखलाना भी कहानीकार का उद्देश्य है। समय ने हामिद को व्यवहारिक
बना दिया है। चिमटा खरीदते समय वह दुकानदार से मोल भाव करता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उसकी संवेदनशीलता को विशेष रूप से उभारा है। तो एक छोटा सा बच्चा मोल भाव करना सीख गया है, क्योंकि उसने गरीबी देखी। गरीबी देखने के कारण वह बहुत ही व्यवहारिक है। जिन बच्चों के पास अथाह पैसा होता वे पैसे को फिजूल खर्च करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता, जो अभाव में पलते हैं, वे पैसे को बहुत महत्व देते हैं। वे एक एक पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। हामिद भी ठीक इसी तरह से है, और इस बात को बतलाना भी कहानीकार का उद्देश्य है। मुंशी प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की समस्याओं को बच्चों के आपसी बातचीत से उजागर किया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का इस कहानी में एक और उद्देश्य क्या है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। पुलिस व्यवस्था का खुला चित्र मोहसिन के माध्यम से दिखलाया गया है। तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी कहाँ दिखाई गई है? पुलिस व्यवस्था में। तो मोहसिन क्या कहता है? हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। पुनः इस सत्य को प्रस्तुत किया गया है कि गलत कार्य का परिणाम कभी सुखद नहीं होता है। यानी पुलिस व्यवस्था की जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, इस बात को तो दिखलाया गया है। इसके साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी बताना चाहा है कि यदि लोग गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में हराम का माल हराम में जाता है। मोहसिन भी अपने मामू जो पुलिस हैं उसके बुरे कर्मों के परिणाम की बात करता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग तक लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। मोहसिन का मामा, जिनका वेतन कितना है 20 रुपया, लेकिन अपने घर भेजते हैं 50 रुपया, तो उनके पास अतिरिक्त 30 रुपया कहाँ से आया? रिश्वत से आया। तो रिश्वत जैसे गलत काम करने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। इस प्रकार बच्चों के आपसी वार्तालाप ने पुलिस व्यवस्था की भ्रष्ट नीति को उजागर किया है और समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। जो रक्षक है वही भक्षक बन गया है। जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे समाज के लोगों की रक्षा करें, वे ही चोरों से साठगांठ बनाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था आपस में मिल गई है। इस तरह से भ्रष्टाचार समाज का प्रमुख अंग बन गया है। इसे भी कहानीकार, तो इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाना चाहा है कि जो हमारे रक्षक हैं वे ही भक्षक बन गए हैं। यानी पुलिस हमारी रक्षा क्या करेगी? वे ही तो भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। तो पुलिस हमारी रक्षा कैसे करेगी? पुलिस ही तो रिश्वत ले रही है। तो इस बात को भी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में व्याप्त आत्मीय संबंधों को भी प्रेमचंद जी ने कहानी के आरंभ में दिखलाया है। तो आत्मीय संबंधों को भी कहानीकार ने प्रस्तुत किया है, और यह हमें कहाँ दिखाई देता है? कहानी के ठीक आरंभ में। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने उस व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है जहाँ पर लोगों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है? आत्मीयता है। यानी किसी के घर में अगर कोई सामान नहीं है तो वह बड़े ही सहजतापूर्वक किसी दूसरे घर से जाकर मांग लेता था। लोगों का हृदय जो है निस्वार्थ भाव से भरा होता था। वे स्वार्थी नहीं होते थे जैसा कि आज के समय में है। आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, मनुष्य के अंदर अहम भाव इतना अधिक भर गया है कि वह एक छोटी सी चीज़ भी किसी से मांगना नहीं चाहता है। तो इस तरह से मनुष्य क्या करता है? अपने चारों तरफ एक अहम का घेरा बना लेता है, जिससे वह बाहर निकल नहीं पाता है और खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे, उनमें उनके बीच आत्मीय संबंध होता था, किसी प्रकार का संकोच, हिचक नहीं होती थी। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वे किसी पड़ोसी के घर जाकर के मांग लेते थे। उन्हें मांगने में ज़रा संकोच नहीं होता था और दूसरे पड़ोसी भी उसकी सहायता करते थे। इस प्रकार कहानीकार ने भारतीय समाज में जितने परिवार हैं उनके आत्मीय मधुर संबंध को दिखलाने का प्रयास किया है। साथ साथ कहानीकार का इस कहानी रचना के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम सब हामिद जैसे बच्चों के प्रति संवेदनशील बने, उदार बने। हम सब ऐसे बच्चों के प्रति जिम्मेदार बनकर इन्हें जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता करें। तो मुंशी प्रेमचंद जी का ईदगाह शीर्षक कहानी लिखने के पीछे यह भी उद्देश्य है कि समाज में न जाने कितने बच्चे आज अनाथ, असहाय होकर जी रहे हैं। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तो
तो कहानी का यह उद्देश्य है कि हम सबके मन में ऐसे बच्चों के प्रति संवेदना जगे, हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ करें ताकि ऐसे गरीब असहाय बच्चे भी एक मुकाम हासिल करें, ऐसे गरीब असहाय बच्चे भी अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करें। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के साथ समाज के उच्च वर्ग व निम्न वर्ग की दशाओं से परिचय करवाना, भ्रष्ट व्यवस्था, अराजकता की सच्चाइयों से अवगत कराने के साथ साथ पाठक या हम सब में नैतिकता का बोध कराना ही मुंशी प्रेमचंद जी का उद्देश्य है। तो यह है ईदगाह शीर्षक कहानी का उद्देश्य, जिसे मैंने लिखकर प्रस्तुत किया है। आप इसे सुने और इसके बाद अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ ईदगाह शीर्षक कहानी का उद्देश्य आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।